अध्याय 16। जिम कैब घोड़ा। जिम नामक कैब घोड़े ने खुद को एक बड़े कमरे में पाया जिसमें हरे संगमरमर का फर्श और नक्काशीदार संगमरमर की दीवारें थीं, जो दिखने में इतनी शानदार थी कि किसी और को भी ये देखकर आश्चर्य होता। जिम ने इसे एक मामूली बात के रूप में स्वीकार किया और उसके आदेश पर परिचारकों ने उसके कोट को अच्छी तरह से रगड़ा, उसके अयाल और पूंछ को कंघी किया और उसके खुरों और टखनों को धोया। फिर उन्होंने उसे बताया कि रात का खाना सीधे परोसा जाएगा और उसने जवाब दिया कि वे उसकी सुविधा के अनुसार इसे जल्दी नहीं परोस सकते। सबसे पहले वे उसके लिए सूप का एक भाप से भरा कटोरा लाए, जिसे घोड़े ने निराशा से देखा। वह सामान हटाओ, उसने आदेश दिया। क्या तुम मुझे सैलामेंडर समझते हो? उन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया और फिर एक चांदी की थाली में एक बढ़िया बड़ा टरबोट परोसा, जिसके ऊपर ग्रेवी डाली गई थी। मछली, जिम ने सूंघते हुए कहा। क्या तुम मुझे बिलाव समझते हो? दूर हो जाओ। नौकर थोड़ा हतोत्साहित हुए, लेकिन जल्द ही वे एक बड़ी ट्रे में टोस्ट पर अच्छी तरह से भुने हुए 2 दर्जन बटेर ले आए। अच्छा अच्छा, घोड़े ने कहा, अब पूरी तरह से उत्तेजित होकर। क्या तुम मुझे नेवला समझते हो? उसकी धरती पर तुम कितने मूर्ख और अज्ञानी हो, और तुम कितनी भयानक चीजें खाते हो। क्या इस महल में खाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है? कांपते हुए सेवकों ने शाही प्रबंधक को बुलाया, जो जल्दी से आया और बोला, महाराज, रात के खाने में क्या पसंद करेंगे? महाराज, जिम ने दोहराया, जो ऐसे शीर्षकों से परिचित नहीं था। आपकी ऊंचाई कम से कम 6 फुट है, और यह इस देश के किसी भी अन्य जानवर से अधिक है, स्टीवर्ड ने कहा। ठीक है, महाराज, कुछ जाई चाहेंगे? घोड़े ने कहा। ओट्स, हमारे पास साबुत ओट्स नहीं है, स्टीवर्ड ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया। लेकिन ओट्स की मात्रा तो है, जिसे हम अक्सर नाश्ते में पकाते हैं। ओट्स नाश्ते का एक व्यंजन है, स्टीवर्ड ने विनम्रतापूर्वक कहा। मैं इसे रात के खाने में शामिल करूंगा, जिम ने कहा। इसे ले आओ, लेकिन इसे पकाओ मत, क्योंकि तुम्हारे लिए अपनी जान कीमती है। आप देखिए, घिसे पिटे बूढ़े कैब घोड़े को दिखाए गए सम्मान ने उसे थोड़ा घमंडी बना दिया, और वह भूल गया कि वो एक मेहमान था। उसके जन्म से लेकर उसकी भूमि में आने तक उसके साथ कभी भी नौकर के अलावा कोई और व्यवहार नहीं किया गया था। लेकिन शाही सेवकों ने जानवर के बुरे स्वभाव पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जल्द ही दलिया के एक टब में थोड़ा पानी मिलाया और जिम ने इसे बड़े चाव से खाया। फिर नौकरों ने फर्श पर बहुत सारे कालीन बिछा दिए और बूढ़ा घोड़ा अपने जीवन में अब तक के सबसे मुलायम बिस्तर पर सो गया। सुबह जैसे ही दिन निकला, उसने टहलने का निश्चय किया और नाश्ते के लिए घास ढूंढने की कोशिश की, इसलिए वह दरवाजे के सुंदर मेहराब से शांतिपूर्वक चला गया, महल के कोने को मोड़ दिया, जहां सभी सो रहे थे, और सॉहस के सामने आ गया। जिम चौंककर और चकित होकर अचानक रुक गया। सॉहस भी उसी समय रुक गया और अपनी अजीब उभरी हुई आंखों से दूसरे को घूरने लगा, जो लॉग में मात्र गांठें थीं जो उसका शरीर बनाती थीं। सॉहस के पैर लॉग में बने छेदों में ठोकी गई 4 छड़ियां थीं। इसकी पूंछ एक छोटी शाखा थी जो दुर्घटनावश छूट गई थी, और इसका मुंह शरीर के एक छोर पर काटा गया एक स्थान था जो थोड़ा बाहर निकला हुआ था और सिर का काम करता था। लकड़ी के पैरों के सिरों पर ठोस सोने की प्लेटें लगी हुई थीं, और राजकुमारी ओज़मा की काठी, जो लाल चमड़े की थी और जिसमें चमचमाते हीरे जड़े हुए थे, अनाड़ी शरीर से बंधी हुई थी। जिम की आंखें सॉहस की तरह ही बाहर निकली हुई थीं, और वह अपने कान खड़े करके तथा अपना लंबा सिर पीछे खींचकर उस प्राणी को तब तक घूरता रहा जब तक कि वह उसकी धनुषाकार गर्दन से टकरा नहीं गया। इस हास्यास्पद स्थिति में दोनों घोड़े कुछ देर तक एक दूसरे के इर्द गिर्द धीरे धीरे चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनमें से प्रत्येक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह अनोखी चीज क्या है जिसे उसने पहली बार देखा है। तब जिम ने कहा, हे भगवान, आप किस प्रकार के प्राणी हैं? मैं एक सॉहस हूँ, दूसरे ने उत्तर दिया। ओह, मुझे लगता है मैंने आपके बारे में सुना है, कॉकपिट वाले घोड़े ने कहा, लेकिन आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं जैसा मैंने सोचा था। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, सॉहस ने गर्व के स्वर में कहा। मुझे काफी असामान्य माना जाता है। तुम सच में हो, लेकिन तुम जैसी कमजोर लकड़ी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है।
मैं कुछ नहीं कर सकता था, दूसरे ने निराश होकर कहा। ओज़मा ने मुझ पर जादुई पाउडर छिड़का था और मुझे बस जीना था। मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरे ओज़ देश में अकेला घोड़ा हूँ, इसलिए वे मेरे साथ बहुत सम्मान से पेश आते हैं। तुम, एक घोड़ा? ओह, बिल्कुल असली नहीं। यहाँ कोई असली घोड़ा नहीं है। लेकिन मैं एक शानदार नकल हूँ। जिम ने आक्रोश से हिनहिनाया। मेरी तरफ देखो, वह चिल्लाया। देखो, ये असली घोड़ा है। लकड़ी का जानवर चौंका और फिर दूसरे को गौर से देखने लगा। क्या ये संभव है कि तुम एक असली घोड़ा हो? वह बुदबुदाया। यह न केवल संभव है, बल्कि सच भी है, जिम ने उत्तर दिया, जो अपनी बनाई गई छवि से संतुष्ट था। यह मेरी बारीकियों से साबित होता है। उदाहरण के लिए, मेरी पूंछ पर लंबे बालों को देखें, जिनकी मदद से मैं मक्खियों को उड़ा सकता हूँ। मक्खियाँ मुझे कभी परेशान नहीं करती, आरा घोड़े ने कहा। और मेरे बड़े मजबूत दांतों पर ध्यान दो, जिनसे मैं घास कुतरता हूँ। मेरे लिए खाना जरूरी नहीं है, आरा घोड़े ने कहा। जिम ने गर्व से कहा, मेरी चौड़ी छाती की भी जांच करो, जो मुझे गहरी, पूरी सांस लेने में सक्षम बनाती है। मुझे सांस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, दूसरे ने उत्तर दिया। नहीं, तुम बहुत सी खुशियां खो रहे हो, गाड़ीवान ने दयापूर्वक टिप्पणी की। तुम्हें न तो उस मक्खी को झाड़ने से मिलने वाली राहत का एहसास है जिसने तुम्हें काटा है, न ही स्वादिष्ट भोजन खाने का आनंद, न ही ताज़ी, शुद्ध हवा में लंबी सांस लेने की संतुष्टि। तुम घोड़े की नकल कर सकते हो, लेकिन तुम बहुत गरीब घोड़े हो। ओह, मैं कभी भी तुम्हारे जैसा बनने की उम्मीद नहीं कर सकता, सॉहस ने आह भरी। लेकिन मैं आखिरकार एक असली घोड़े से मिलकर खुश हूँ। तुम निश्चित रूप से सबसे सुंदर प्राणी हो जिसे मैंने कभी देखा है। इस प्रशंसा ने जिम को पूरी तरह से जीत लिया। सुंदर कहलाना उसके अनुभव में एक नई बात थी। उसने कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारा मुख्य दोष यह है कि तुम लकड़ी से बने हो, और मुझे लगता है कि तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। असली घोड़े, मेरी तरह, मांस, रक्त और हड्डियों से बने होते हैं। मैं हड्डियों को ठीक से देख सकता हूँ, सॉहस ने उत्तर दिया, और वे सराहनीय और विशिष्ट हैं। इसके अलावा मैं मांस भी देख सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि खून अंदर छिपा हुआ है। बिल्कुल, जिम ने कहा। इसमें क्या फायदा है? सॉहस ने पूछा। जिम को ये बात पता नहीं थी, लेकिन वह सॉहस को ये बात नहीं बताना चाहता था। अगर मुझे कोई चीज़ काटती है, उसने जवाब दिया, तो खून बहकर पता चल जाता है कि मुझे कहाँ काटा गया है। तुम बेचारी, चोट लगने पर भी खून नहीं बहा सकती। लेकिन मुझे कभी चोट नहीं लगती, सॉहस ने कहा। कभी कभी मैं थोड़ा टूट जाता हूँ, लेकिन मुझे आसानी से ठीक किया जा सकता है और फिर से ठीक किया जा सकता है। और मुझे कभी भी कोई टूटन या कांटा महसूस नहीं होता। जिम को उस लकड़ी के घोड़े से ईर्ष्या होने लगी क्योंकि वह दर्द महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन वह प्राणी इतना बेतुका और अप्राकृतिक था कि उसने निर्णय लिया कि वह किसी भी परिस्थिति में उसके साथ अपना स्थान नहीं बदलेगा। तुम्हारे जूते सोने से कैसे बन गए? उसने पूछा। राजकुमारी ओज़मा ने ऐसा किया, जवाब मिला, और यह मेरे पैरों को घिसने से बचाता है। ओज़मा और मैंने साथ में कई रोमांचक अनुभव किए हैं और वह मुझे पसंद करती है। गाड़ी का घोड़ा जवाब देने ही वाला था कि अचानक वह चौंक गया और डर के मारे हिनहिनाने लगा और पत्ते की तरह कांपने लगा। क्योंकि कोने से दो बड़े जंगली जानवर आए थे, जो इतने हल्के से चल रहे थे कि वे उसके ऊपर आ गए थे, इससे पहले कि वो उनकी मौजूदगी का एहसास कर पाता। जिम भागने के लिए रास्ते से नीचे उतरने ही वाला था कि सॉहस चिल्लाया, रुको, मेरे भाई, रुको, असली घोड़े, ये दोस्त हैं और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिम ने जानवरों को भयभीत होकर देखा और झिझकते हुए कहा। उनमें से एक विशाल शेर था जिसकी आंखें साफ और बुद्धिमान थीं, उसके बाल घने और अच्छी तरह से रखे हुए थे और उसका शरीर पीले रंग के आलीशान जैसा था। दूसरा एक बड़ा बाघ था जिसके लचीले शरीर के चारों ओर बैंगनी धारियां थीं, शक्तिशाली अंग थे और आंखें आधी बंद पलकों से आग के अंगारों की तरह दिखाई दे रही थीं। जंगल और जंगल के इन राजाओं के विशाल रूप सबसे मजबूत दिल को डराने के लिए पर्याप्त थे,
और यह कोई आश्चर्य नहीं है कि जिम उनका सामना करने से डरता था। लेकिन सॉहर्स ने शांत स्वर में अजनबी का परिचय देते हुए कहा, ये महान घोड़ा मेरा मित्र कायशेर है, जो जंगल का बहादुर राजा है, लेकिन साथ ही राजकुमारी ओज़मा का वफादार जागीरदार भी है। और यह भूखा बाघ है, जंगल का आतंक, जो मोटे बच्चों को खाने के लिए तरसता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे ऐसा करने से रोकती है। ये दोनों शाही जानवर छोटी डोरोथी के प्यारे दोस्त हैं और आज सुबह उसे हमारी परिलोक में स्वागत करने के लिए एमरल्ड सिटी आए हैं। ये शब्द सुनकर जिम ने अपने डर पर काबू पाने का संकल्प लिया। उसने उन जंगली जानवरों की ओर पूरी गरिमा के साथ अपना सिर झुकाया, जिन्होंने बदले में दोस्ताना अंदाज में सिर हिलाया। क्या असली घोड़ा एक सुंदर जानवर नहीं है? आरा घोड़े ने प्रशंसापूर्वक पूछा। ये निस्संदेह स्वाद का मामला है, शेर ने जवाब दिया। जंगल में उसे बदसूरत समझा जाएगा, क्योंकि उसका चेहरा फैला हुआ है और उसकी गर्दन बेकार में लंबी है। मैंने देखा कि उसके जोड़ सूजे हुए और बड़े हो गए हैं, और उसमें मांस नहीं है और वह बूढ़ा हो गया है। और बहुत ही कठोर, भूखे बाघ ने उदास स्वर में कहा। मेरा विवेक मुझे कभी भी असली घोड़े जैसा कठोर निवाला खाने की अनुमति नहीं देगा। मैं इस बात से खुश हूँ, जिम ने कहा, क्योंकि मेरे पास भी एक विवेक है, और यह मुझे कहता है कि मैं अपने शक्तिशाली खुर के प्रहार से आपकी खोपड़ी को न कुचल दूं। अगर वह ऐसी भाषा से धारीदार जानवर को डराने की सोच रहा था तो वह गलत था। बाघ मुस्कुराया और धीरे से एक आंख झपकाए। तुम्हारा विवेक अच्छा है, मित्र घोड़ा, उसने कहा, और यदि तुम इसकी शिक्षाओं पर ध्यान दोगे तो ये तुम्हें नुकसान से बचाने में बहुत मदद करेगा। किसी दिन मैं तुम्हें अपनी खोपड़ी में कुचलने की कोशिश करने दूंगा, और उसके बाद तुम बाघों के बारे में अब से अधिक जान जाओगे। डोरोथी का कोई भी दोस्त, काया शेर ने टिप्पणी की, हमारा भी दोस्त होना चाहिए। तो चलो ये खोपड़ी तोड़ने की बातचीत बंद करो और अधिक सुखद विषयों पर बातचीत करो। क्या आपने नाश्ता किया है, सर हॉज? अभी नहीं, जिम ने जवाब दिया, लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया तिपतिया घास है, इसलिए अगर आप मुझे माफ करें तो मैं अभी खा लूँगा। वह शाकाहारी है, बाघ ने टिप्पणी की, जब घोड़ा तिपतिया घास चबाने लगा। अगर मैं घास खा सकता तो मुझे विवेक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तब कोई भी चीज़ मुझे बच्चों और मेमनों को खाने के लिए लुभा नहीं सकती। तभी डोरोथी, जो सुबह जल्दी उठ गई थी और जानवरों की आवाज़ें सुन चुकी थी, अपने पुराने दोस्तों का अभिवादन करने के लिए बाहर भागी। उसने शेर और बाघ दोनों को उत्सुकता से गले लगाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह जानवरों के राजा को उसके भूखे दोस्त से थोड़ा ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि वह उसे लंबे समय से जानती थी। जब तक वे अच्छी तरह से बातचीत कर चुके थे और डोरोथी ने उन्हें भयानक भूकंप और अपने हाल के कारनामों के बारे में सब कुछ बताया, तब तक महल से नाश्ते की घंटी बज गई और छोटी लड़की अपने मानव साथियों के साथ अंदर चली गई। जैसे ही वह बड़े हॉल में दाखिल हुई, एक आवाज ने कठोर स्वर में पुकारा, क्या तुम फिर यहाँ हो? हाँ, मैं हूँ, उसने उत्तर दिया, ये देखने के लिए कि आवाज कहाँ से आ रही है। उसने चारों ओर देखा। तुम वापस क्यों आए? अगला प्रश्न था, और डोरोथी की नज़र चिमनी के ठीक ऊपर दीवार पर लटके एक सींग वाले सिर पर पड़ी, और उसने उसके होंठ हिलते हुए देखे। हे भगवान, उसने कहा, मुझे लगा कि तुम भर गए हो। हाँ, मैं भी हूँ, मुखिया ने उत्तर दिया, लेकिन एक समय मैं गंप का हिस्सा था, जिस पर ओज़मा ने जीवन का पाउडर छिड़का था। मैं तब कुछ समय के लिए सबसे बेहतरीन उड़ने वाली मशीन का मुखिया था, जो कभी अस्तित्व में थी, और हमने कई अद्भुत काम किए। उसके बाद गंप को अलग कर दिया गया और एक को इस दीवार पर वापस रख दिया गया, लेकिन मैं अभी भी जब भी मूड में होता हूँ, बात कर सकता हूँ, जो अक्सर नहीं होता। ये बहुत अजीब है, लड़की ने कहा। जब तुम पहली बार जीवित थी तो तुम क्या थी? यह मैं भूल गया हूँ, गंप के मुखिया ने उत्तर दिया, और मुझे नहीं लगता कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ ओज़मा आ रही है, इसलिए मुझे चुप रहना चाहिए, क्योंकि राजकुमारी को मेरा बकबक करना पसंद नहीं है, क्योंकि उसने अपना नाम टिप से ओज़मा में बदल लिया है। तभी उसके लड़कीनुमा शासक ने दरवाज़ा खोला और डोरोथी को गुड मॉर्निंग किस देकर अभिवादन किया।
छोटी राजकुमारी तरोताज़ा और गुलाबी और अच्छे मूड में लग रही थी। नाश्ता परोस दिया गया है, प्रिय, उसने कहा, और मुझे भूख लगी है। इसलिए हमें 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं कराना चाहिए।